हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करी थी। अब नया टॉपिक सीख रहे हैं आज की वीडियो में, टर्म्स वाला। आज की वीडियो में हम सीखेंगे जनरल टर्म्स, मिडल टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और उसके आधार से उसका यूज करके, उसको एप्लीकेशन करके हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, अगर टाइम लिमिट में वीडियो हुआ तो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ जनरल टर्म। सबसे पहले हम समझ रहे हैं जनरल टर्म क्या है। व्हाट इज जनरल टर्म? r plus 1th term is called the general term. r plus 1th term is called general term. In the expansion of a plus b all raised to n, and it is denoted by tr plus 1. It is the symbol of general term tr plus 1. ओके, ये सिंबल है डिनोटेड बाय tr plus 1. तो अब इसको हम कैसे समझें? देखो स्टूडेंट, आप ये समझो कि ये टर्म्स है, t फॉर टर्म, r प्लस 1th टर्म का सिंबल इस तरह से लिखा। तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म लेनी है तो मैं क्या करूं? फर्स्ट टर्म t1, मुझे सेकंड टर्म लेनी है तो t2 लिखूंगा, थर्ड टर्म लेनी है तो t3 लिखूंगा, फोर्थ टर्म लेनी है t4 लिखूंगा। अब ये तो हम जानते हैं कि a प्लस बी ऑल रेस्ट टू n का एक्सपेंशन है, वो इस तरह से a प्लस बी ऑल रेस्ट टू n इक्वल टू nc0 a रेस्ट टू n b रेस्ट टू 0 प्लस nc1 a रेस्ट टू n माइनस 1 b रेस्ट टू 1 nc2 a रेस्ट टू n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस nc3 a रेस्ट टू n माइनस 3 b क्यूब प्लस nc4 a रेस्ट टू n माइनस 4 b रेस्ट टू 4 प्लस अप टू प्लस ncn a रेस्ट टू n माइनस n b रेस्ट टू n। इस तरह का एक्सपेंशन है, बहुत ही बड़ा है। n टर्म्स नो, n टर्म्स नहीं, n plus 1 terms are there in the expansion of a plus b raised to n, right? You know it very well. Now if power is n, then there are n plus 1 terms in the expansion of a plus b all raised to n. By keeping it in mind, we can take first term this. See, first term is what? nc0 a रेस्ट टू n b रेस्ट टू 0। ठीक है, सेकंड टर्म इज व्हाट? nc1, ये फर्स्ट टर्म हुई, ये सेकंड टर्म nc1 a रेस्ट टू n माइनस 1 b रेस्ट टू 1। थर्ड टर्म इज व्हाट? nc2 a रेस्ट टू n माइनस 2 b स्क्वायर। फोर्थ टर्म इज व्हाट? nc3 a raised to n minus 3 b raised to 3। अब मैं चाहूं कि n plus 1 टर्म लिखनी है tn plus 1। तो आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n plus 1 in the expansion of a plus b all raised to n. Then n plus 1 term will be the last term of the expansion। ठीक है, तो ये सबसे अंतिम लास्ट वाली टर्म है, वो ये है। तो tn plus 1 will be ncn a raised to n minus n b raised to n। ओके, इस तरह से मिलेगा। तो अब हमने तो डिफाइन किया कि r plus 1th टर्म है वो जनरल टर्म है। तो r plus 1th टर्म मतलब tr plus 1 इज इक्वल टू, अब क्या लिखे, कौन सी टर्म होगी? वो r plus 1th टर्म होगी। तो अब ये हमें ढूंढना है, समझना है। देखो कैसे समझेंगे, हम इस तरह से समझेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म है तो ये वैल्यू एनसीआर में r की वैल्यू 0 है। सेकंड टर्म है तो एनसीआर में r की वैल्यू 1 है। थर्ड टर्म है तो एनसीआर में r की वैल्यू 2 है। फोर्थ टर्म है तो एनसीआर में r की वैल्यू 3 है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना कि t0 plus 1, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना t1 plus 1, इसको लिखो t2 plus 1। देखो हमें फॉर्मूला जनरेट करनी है, इसीलिए मैं ये लिख रहा हूं। आप सोच रहे हैं सर इसकी जरूरत क्या है?
इसकी जरूरत इस तरह से कि ये फॉर्मूला जनरेट हो पाए। देखो अगर मैं ये इस तरह से लिख रहा हूं तो आपको ये वन सिमिलर मिलेगा सभी में, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए। तो मतलब ये होगा r प्लस वन टर्म में r की वैल्यू ये हो गई 0, देखो 0, r की वैल्यू 1, ये 1, r की वैल्यू ये r की वैल्यू 2, यहाँ पे 2, ये r की वैल्यू 3, यहाँ पे 3। तो ये जो नंबर मिला इसको बेस रखे, इसको ध्यान में रखे तो r प्लस वन टर्म विल बी लाइक दिस। अगर ये 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो इसी तरह r को लेके लिखना है तो NCR हो गया 3 3 2 2 1 1 0 0। उसी तरह से r। अब दूसरा a रेस टू n माइनस r हो गया, देखो 3 3 2 2 1 1 0, n माइनस 0 यहाँ होता है। ओके, अब इनटू b रेस टू r, देखो हो गया b रेस टू r, r 3 3 2 2 1 1 0 0 हो गया। तो ये r प्लस वन टर्म का फॉर्मूला हो गया, ये है r प्लस वन टर्म। तो इसको कहते हैं जनरल टर्म, TR प्लस वन इज कॉल्ड जनरल टर्म। अब लास्ट टर्म में भी कंपेयर कर लो। अगर हमें लास्ट टर्म चाहिए तो कौन सी चाहिए, n प्लस वन टर्म चाहिए। n प्लस वन टर्म चाहिए तो r इक्वल टू क्या लेना होगा, r इक्वल टू लेना होगा n, r इक्वल टू n। सब्स्टिट्यूट करो NCN, a रेस टू n माइनस n, b रेस टू n, देखो ये हो गया है ना। इट इज द n प्लस वन टर्म, लास्ट टर्म। ओके, तो ये जो मिली ये जनरल टर्म है, इज जनरल टर्म of the expansion, which expansion a plus b whole raised to n। ठीक है, तो अगर एक्सपांशन ये है तो उसका जनरल टर्म ये मिलेगा। तो आपको इससे याद रखना है a प्लस बी होल रेज़्ड टू n का जो एक्सपांशन मिलता है उसमें ये जनरल टर्म है GT। ओके, ये आपको याद रखना है। तो अब जनरल टर्म की दूसरी एप्लीकेशन क्या है, उसको हम कैसे एग्जांपल में, सॉल्यूशन में, सम कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई भी टर्म आपको फाइंड करनी है, देखो ये बाइनोमियल थ्योरम जो यूज में आता है, जिसको हम यूज करते हैं वो एक्सपांशन के लिए यूज करते हैं। बड़ी बड़ी घात होती है ना, पावर होती है इंडेक्स, a प्लस बी होल रेज़्ड टू, आपको 100 पावर तक एक्सपांशन चाहिए तो आप कर सकते हैं। बट अगर ऐसी जरूरत हो, when we need that to find 60th term in that expansion, then directly we can find 60th term, 60 T60। how can we find T60? सी यहाँ पे 60 चाहिए तो r इक्वल टू क्या लेना होगा, 59। ठीक है, सभी जगह r इक्वल टू 59 लिखो, n इक्वल टू 60 लिखो, आपको डायरेक्ट वो टर्म मिल जाएगी। आपको 99th टर्म चाहिए तो r इक्वल टू 98 लो, 98 प्लस 1 99 होता है, तो r इक्वल टू 98 लेना होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको वो टर्म मिल जाएगी। तो एक्सपेंशन में से जितनी भी टर्म आपको फाइंड करनी है डायरेक्टली विदाउट डूइंग एक्सपेंशन यू कैन फाइंड, ओके, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ जनरल टर्म। ओके, तो ये आपने समझ लिया। अब इसके दूसरे भी कुछ स्वरूप है, फॉर्मेट है, वो आप समझते हैं। अब देखो a प्लस बी होल रेज़्ड टू n का जो जनरल टर्म है GT, वो हमने ये लिख लिया, अब समझ लिया। अब इसको याद भी रखना है, ठीक है। TR प्लस वन इज इक्वल टू LCR a रेज़्ड टू n माइनस r b रेज़्ड टू r। तो ये हमने ध्यान में रख लिया। अब a माइनस b हो तो क्या करें, a माइनस b हो तो आपको टर्म तो ऐसे ही लिखनी है, TR प्लस वन इज इक्वल टू LCR a रेज़्ड टू n माइनस r एंड b माइनस से
यहाँ पे तो माइनस बी लिखना है, माइनस बी रेस टू आर। अब आर की वैल्यू और या इवन दोनों में से कोई भी हो सकती है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं n माइनस आर माइनस बी मीन्स माइनस 1 इंटू बी रेस टू आर। अब ये आर पावर दोनों को अप्लाई करो, a रेस टू n माइनस आर माइनस 1 रेस टू आर b रेस टू आर, हो गया इस तरह से। तो माइनस 1 रेस टू आर है, आपको स्टार्टिंग में लिख देना है माइनस 1 रेस टू आर, क्योंकि वो साइन प्लस या माइनस डिसाइड करेगा। तो माइनस 1 रेस टू आर एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर बी रेस टू आर, इस तरह से मिल जाएगा। तो दोनों में चेंज किया हुआ, डिफरेंस किया हुआ कि यहाँ पे माइनस 1 रेस टू आर नहीं है, यहाँ पे है, बस इतना सा चेंज है। जब ये माइनस का एक्सपेंशन हो, a माइनस बी का एक्सपेंशन हो और जनरल टर्म लिखनी है और कोई भी टर्म लिखनी है, कोई भी, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर 1 प्लस एक्स रेस टू एन है, क्योंकि कभी कभी इस तरह की टर्म का एक्सपेंशन होता है और उसमें हमें डायरेक्ट कोई भी टर्म फाइंड करनी होती है, जो नंबर दिया जाता है वो फाइंड करना होता है। तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। किस तरह कि आप ये कंपेयर करो जनरल टर्म में कि a इक्वल टू क्या है, 1 है, a इक्वल टू 1 है, देखो ये a है और ये b है, तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू x हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में 1 रेस टू n माइनस r, b इज इक्वल टू x है तो x रेस टू r, एनीथिंग रेस टू 1 इज 1, यू नो दैट। तो अब ये हम इस तरह से लिखेंगे, therefore tr plus 1 ncr into x raised to r. This is the general term for a 1 plus x raised to n in the expansion of 1 plus x raised to n. तो ये हो चुका। देखो अब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, नाउ लास्ट, जो हमारे यूज में जनरली जो बार बार जो हमें यूज करना होता है वही टर्म में लिख रहा हूं। इट इज ऑफन यूज्ड इन आवर कैलकुलेशंस, राइट। तो 1 माइनस एक्स रेस टू एन के एक्सपेंशन में टी आर प्लस 1, अगेन अब ये माइनस वाला हुआ, ए माइनस बी वाला, तो इसमें डायरेक्ट ये इसको ए समझो, इसको बी समझो, तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा, डायरेक्ट लिख सकता हूँ माइनस 1 रेस टू आर एन सी आर, a is 1 n minus r, b is x raised to r, anything raised to 1 is 1, तो minus 1 raised to r ncr x raised to r। चलो ये हो चुकी जनरल टर्म। तो 4 जनरल टर्म हमें याद रखनी है, ठीक है, ये चारों याद रखनी है। कौन सी? ये फर्स्ट, ये है फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। ये जो जनरल टर्म हमने फाइंड की है वो याद रखनी है, ओके। तो अब आगे जनरल टर्म का ही यूज करके हम एक और टर्म सीखेंगे। वी लर्न मिडल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, given expansion. How to find middle term we will learn in the next few moments. Let's understand that. Let's understand what is middle term. We know that there are n plus 1 terms in the expansion of a plus b whole raised to n, a plus b whole raised to n. Now, middle term is dependent on the power of expression a plus b whole raised to n, which is n. ठीक है, वो n पर डिपेंड करेगा कि मिडल टर्म एक मिलती है या 2. If n is even, then number of
terms in the expansion will be odd, because if n is even प्लस 1 करो तो वो odd मिलता है। उसी तरह से if n is odd, the number of terms in the expansion n plus 1 will be even number, right? तो ये माइंड में रख के हमें डिसाइड करना होगा कि कितनी मिडल टर्म मिलती है। देखो एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम ये पता करना चाहे कि x प्लस वाई रेस टू आपको दिया जाता है सपोज 6, ठीक है? तो x प्लस वाई रेस टू 6, तो 6 क्या है यहाँ पे n इक्वल टू 6 इवन नंबर है, इवन। तो उसके एक्सपेंशन में जो टर्म्स होगी उसको हम सिर्फ सिंबॉलिकली एक्सप्रेस करते हैं। T1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म। Because n equal to 6 even, then therefore total terms in the expansion n plus 1 will be 7, right? Total terms will be 7। तो अब मैंने इस तरह से टर्म्स फाइंड नहीं की, एक्सपेंशन लिखा नहीं है, डायरेक्टली सिर्फ सिंबॉलिकली नोटेशन में टर्म्स दिखाई है। T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, इस तरह से 7 टर्म्स हमें मिले। तो इसमें से मिडल टर्म कौन सी होगी? मिडल मीन्स जो बीच में है, एकदम मिडल में है वो। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो T4 इज द मिडल टर्म, दिस इज द मिडल टर्म, ठीक है? मिडल टर्म। तो मिडल टर्म एक ही मिली, कौन सी मिली? फोर्थ टर्म, T4। T4 मीन्स फोर्थ टर्म, तो एक ही मिडल टर्म मिलती है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं एग्जांपल इस तरह से लेता हूं कि x प्लस वाई रेज टू, मैं लेता हूं ओड नंबर लेता हूं 7। तो 7 में n इक्वल टू 7 है, वो ओड है। तो टोटल टर्म कितनी होगी? टोटल टर्म इन द एक्सपेंशन विल बी n plus 1 equal to 7 plus 1 which is equal to 8। 8 टर्म मिलेंगी। तो 8 टर्म मिलती है, यहाँ पे कितनी मिली थी? 6 plus 1 which is 7, ठीक है? तो ये इवन थी तो ओड टर्म मिली, ये ओड है तो इवन टर्म मिली, ओके? अब इसके एक्सपेंशन में हम क्या देख सकते हैं कि T1, T2, T3, T4, T5, T6, हमें 8 टर्म दिखानी है, T8 इस तरह से। तो इसमें मिडल टर्म, मिडल में जो हो ऐसी टर्म कौन सी होगी? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे परफेक्टली कोई टर्म दिखती नहीं है। We can't see any term perfectly in the middle. Then how can we find? How can we find middle term T4 and T5? There are two terms, right? There are two terms. तो ये दो जो है वो मिडल टर्म होगी। मिडल टर्म्स आर 2। तो अब क्या करें कि ये जो दो टर्म्स है ये मिडल टर्म हो गई, तो यहाँ पे उसको फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 6 है, n इक्वल टू 6 है, यहाँ पे लिखो फॉर्मूला में। तो 6 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1, फोर्थ टर्म मिडल टर्म हो गई। देखो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फोर्थ टर्म यही है ना मिडल टर्म। देखो मिडल टर्म यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से होगा कि 2 टर्म्स मिलेंगे। n इक्वल टू यहाँ पे कितना है? 7 है, तो 7 अप्लाई करो, तो 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 विच इज 8 बाई 2, फोर्थ टर्म है T4। ये देखो T4 है यहाँ पे, एंड दूसरा ये मिलेगा 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 ऑल रेस्ट टू, सॉरी 7 प्लस 1 बाई 2 इज
8/2 is 4. 4 plus 1 is equal to fifth term. ओके, फिफ्थ टर्म मिली, तो ये फिफ्थ टर्म मिडल टर्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम कौन सी टर्म मिडल टर्म होगी ये डिसाइड कर सकते हैं ये फॉर्मूला के हिसाब से। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं और इसका यूज करके हम एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें ये भी काम लगेगा। ये एमसीक्यूज और जेडबल इक्वेशन सॉल्व करने में भी काम लगेगा। तो इसको अच्छी तरह से याद रख लेना, ये मिडल टर्म का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट समझने वाले कांस्टेंट टर्म, ठीक है। चल नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कांस्टेंट टर्म इज व्हाट इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus b raised to n। बाइनोमियल एक्सपेंशन है, जो भी बाइनोमियल एक्सपेंशन है a plus b raised to n वाला, तो वो एक्सपेंशन में द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। मतलब उसमें x वेरिएबल है, जो वेरिएबल की ये x है ना, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। कोई ऐसी टर्म मिलती है एक्सपेंशन में जिसमें वेरिएबल हाजिर नहीं है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द टर्म, इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। सी एक एग्जांपल लेके समझते हैं कांस्टेंट टर्म कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म फाइंड करने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। ये x plus 1/x raised to 8 है। Question is find the constant term। ये क्वेश्चन है, फाइंड द कांस्टेंट टर्म। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ a plus b all raised to n। a equal to x, see a equal to x, b equal to 1/x, ठीक है, n equal to 8। Now we know it very well that what is general term। According to general term, TR plus 1 is equal to NCR a raised to n minus r b raised to r। तो ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, उसमें इसको अप्लाई करो। तो TR plus 1 is equal to 8CR, n equal to 8 है, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। a equal to x है, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। b equal to 1/x है, वो ले लिया। तो n 8 minus r, n minus r is 8 minus r, r is that is it। सिंप्लीफाई करो तो 8CR x raised to 8 minus r, 1 raised to r is 1 अपॉन x raised to r, x raised to r। अब ये दोनों बेस है, सेम है, x है, और ये डिवीजन में है ना, ये न्यूमरेटर में है, ये अपॉन में है, तो डिवीजन डिनोमिनेटर हुआ, तो ये डिवीजन में हुआ, तो उसका जो इंडेक्स है, पावर है, उसको सब्ट्रैक्शन में लेना होगा। तो 8 minus r लेना होगा। आपको इंडेक्स अच्छी तरह से आता है। 8 minus r, ये अगर दो टर्म डिवीजन में है और बेस सेम है तो नेगेटिव है, तो सिंप्लीफिकेशन में क्या हुआ, ये सब तो एज इट इज आ रहा है, चला आ रहा है, चलता ही जाएगा। 8 minus 2r मिलेगा। अब देखो स्टूडेंट, जैसे कि डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, x है, यहाँ पे वेरिएबल इज x, या वेरिएबल इज x। तो ये x नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, मतलब ये वेरिएबल वाली टर्म निकल जानी चाहिए, इट शुड बी रिमूव। हाउ कैन वी रिमूव इट? इफ पावर ऑफ x is 0, then x raised to 0 is 1 and 1 into 8CR is 8CR। 8CR means constant because उसमें वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल नहीं है तो वो कांस्टेंट होगा।
तो इस तरह से हम कांस्टेंट टर्म फाइंड कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे इस तरह से लिखना है कि कांस्टेंट टर्म नाउ is constant term is independent of variable we will take power of x equal to 0। ठीक है, therefore by taking 8 minus 2r equal to 0, r equal to 4, r equal to 4 ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक टर्म में जो जनरल टर्म है उसमें, तो हमें ये टर्म मिलेगा t4 plus 1 is equal to t5 is equal to 8c4। देखो r equal to 4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, r की वैल्यू पुट अप करनी है, तो पुट अप द वैल्यू ऑफ r here in general term। तो t4 plus 1 8c4 x raised to 8 minus 2 into 4 which is 8। 8 minus 8 will be 0। देखो यहाँ पे इस तरह से मिल गया, तो ये 1 होता है ना, anything raised to 0 is 1, तो 8c4 मिला। अब 8c4 को आपको सिंप्लीफाई करना है। देखो स्टूडेंट, कई स्टूडेंट मुझे पूछ रहे हैं कि एनसीआर की वैल्यू निकालने में दिक्कत हो रही है। सिंपल है, फॉर्मूला यूज करो, आप समझ चुके हैं। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। अगर शॉर्टकट में फाइंड करना है तो 8c4 इस तरह से निकालेंगे। 8 से स्टार्ट करते हुए 4 टर्म, यहाँ पे 4 है ना, तो 4 टर्म डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। 4 फैक्टर्स यू हैव टू राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर अपॉन ये 4 है तो 4 फैक्टोरियल इज 1, 4 into 3 into 2 into 1, तो 4 2s are 8, 3 2s are 6, 7 5s are 35 2s are 170, तो सॉरी ओनली 70। तो इस तरह से ये टर्म मिल गई, कांस्टेंट टर्म है ये, तो बहुत ही इजी है, सिंपल है। तो इट इज द रिक्वायर्ड constant term is हो गया, मिल गया है ना इस। तो अब हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2। लेट्स सॉल्व द एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 8.2। चलो दोस्तों, क्वेश्चन 1 सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 5 इन x plus 3 whole raised to 8। तो अभी तक हमने जो टर्म्स सीखी है, जनरल टर्म्स, कांस्टेंट टर्म, मिडिल टर्म, वो सभी, तो यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन किया है, कोएफिशिएंट फाइंड करने का लोग बोला है। तो कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो उसमें सबसे पहले आपको जनरल टर्म फाइंड करनी होगी। कैसे करेंगे देखते हैं। चलो, सॉल्यूशन इस तरह से होगा कि पहले हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। हियर कंपेयरिंग x plus 3 whole raised to 8 with a plus b whole raised to n. We have a is equal to x, b is equal to 3 and n equal to 8। ठीक है, तो इस तरह से पहले कंपैरिजन कर लेनी है। अब टेकिंग जनरल टर्म, अकॉर्डिंग टू जनरल टर्म, TR plus 1 is equal to NCR
we know the general term of expansion a plus b whole raised to n. A raised to n minus r, b raised to r. Now substitute these values in this term. So we have general term in the expansion of x plus 3 whole raised to 8. Therefore, t r plus 1 is equal to 8cr. A means x whole raised to 8 minus r. B means 3 whole raised to r. देखो हमें तो कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 5. तो अब यहाँ पे x की पावर जो 8 माइनस r है वो अगर 5 बन जाए तो हम कोएफिशिएंट ले सकते हैं किसको, 3 रेस टू r और 8cr को. तो इसके लिए परफेक्ट r की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी. तो अब इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूँ, 3 रेस टू r इंटू 8cr इंटू एक्स रेस टू 8 माइनस आर. तो ये जो जनरल टर्म है उसमें हम समझ सकते हैं कि 8 रेस टू 8 माइनस आर का कोएफिशिएंट कौन सा होगा. ये इतना है ना जो कांस्टेंट टर्म वाला, वो कोएफिशिएंट होगा. ठीक है, तो इसको हमें कोएफिशिएंट समझना है. अब हमको क्या चाहिए, x रेस टू 5 का कोएफिशिएंट चाहिए. तो हम इसको यहाँ पे पावर 8 माइनस आर को 5 दिखा सकते हैं. किस तरह कंपेयर करके, हियर 4 coefficient of x raised to 5, we can take what, index of x is equal to 5. But in general term, index of x is 8 minus r. Therefore 8 minus r is equal to 5. ठीक है, इस तरह से हमें कंपेयर करना है. तो हमें r मिलेगा, माइनस आर शिफ्ट हुआ राइट साइड तो लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड, 8 माइनस 5 लिख रहा हूँ 3. तो r इक्वल टू हमें 3 मिला. देखो ये तो r इक्वल टू 3 मिला. तो हम अब ये टर्म निकाल सकते हैं. देयरफॉर सो द t3 plus 1 is equal to t4 is equal to 3 raised to 4 नहीं 3 सॉरी, r की वैल्यू है 3, 8c3 इंटू x raised to 8 minus 3. ओके, तो हमें मिलेगा 3 raised to 3 मीन्स 3 raised to 3 मीन्स 27. अब 8c3 भी फाइंड करना है. तो 8 इंटू 7 इंटू 6. हम जानते हैं कि अगर एनसीआर में शॉर्टकट में वैल्यूज फाइंड करनी है तो हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पे 8c3 है तो 8 से शुरू करो. 3 फैक्टर्स 3 नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो 8 7 6 और अपॉन में 3 फैक्टोरियल लिखो. 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 2 1. ये शॉर्टकट में फाइंड हुआ विदाउट यूजिंग ए फॉर्मूला ऑफ एनसीआर. x रेस टू 5 मिलेगा यहाँ पे. तो अब कोएफिशिएंट क्या हुआ, इतना सा कोएफिशिएंट हुआ. बट इससे पहले हम सिंप्लीफाई कर दें. 3 2 6 6 6 कट, रिमेनिंग टर्म इज 27 इंटू 8 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 1512. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना मिलेगा इंटू x रेस टू 5. x रेस टू 5 है जो फोर्थ टर्म में मिलती है. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि x रेस टू 5 कौन सी टर्म में है तो हम कह सकते हैं फोर्थ टर्म में है. ठीक है, बट यहाँ पे कोएफिशिएंट का क्वेश्चन है तो हम कोएफिशिएंट आंसर में लिखेंगे 1512. तो लिखते हैं thus कोएफिशिएंट of x raised to 5 is 1512. ये हुआ कोएफिशिएंट आंसर. ये हमारा आंसर हो गया. ओके, तो ये खत्म हुआ क्वेश्चन 1. अब देखेंगे क्वेश्चन 2. तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है तो मैं ये क्वेश्चन 2 अगली वीडियो में सिखाऊंगा. इस वीडियो में इतना ही. ये आप अच्छी तरह से समझ लेना. ठीक है,
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।